हाँ, 9th में टिश्यू की बात चल रही थी और टिश्यू में प्लांट टिश्यू कंप्लीट हो चुका है। आज हम एनिमल टिश्यू की बात करने जा रहे हैं। टिश्यू की डेफिनेशन वही है जो प्लांट टिश्यू की है, मतलब सेल्स का ऐसा ग्रुप जिसकी ओरिजिन, स्ट्रक्चर, फंक्शन सेम होता है। ऐसे सेल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। टिश्यू टर्म किसने यूज़ किया था? एक साइंटिस्ट हैं विचिट ने टिश्यू टर्म यूज़ किया था। और टिश्यू की स्टडी साइंस की जिस ब्रांच के अंतर्गत की जाती है उस ब्रांच को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। और मैंने बताया था हिस्टोलॉजी टर्म किसने यूज़ किया था? मेयर ने यूज़ किया था। और हिस्टोलॉजी के फाउंडर कौन हैं? मार्सेलो मैलपिघी। मतलब फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन कहलाते हैं? मार्सेलो मैलपिघी कहलाते हैं। तो टिश्यू को हम कैसे डिफाइन करते हैं? सेल्स का ऐसा ग्रुप जिसकी ओरिजिन सेम होती है, फंक्शन सेम होता है, स्ट्रक्चर सेम होती है। ऐसे सेल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। दूसरी बात देखा जाए, एनिमल टिश्यू की बात कर रहे हैं तो एनिमल टिश्यू कितने टाइप में डिवाइड होता है? एनिमल टिश्यू की बात करें तो एनिमल टिश्यू 4 प्रकार का होता है। एक एपिथेलियल टिश्यू होता है, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू होता है, तीसरा मस्कुलर टिश्यू और नेक्स्ट नर्वस टिश्यू। मतलब एनिमल टिश्यू को हम 4 पार्टों में डिवाइड करते हैं। पहला कौन सा? एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू और नेक्स्ट नर्वस टिश्यू। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को हम 5 पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक है स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, तीसरा कॉलुमेनर एपिथेलियल टिश्यू, नेक्स्ट सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू और नेक्स्ट ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू को हमने 2 टाइप में डिवाइड किया। एक सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू बॉडी में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और कनेक्टिव टिश्यू को हम कितने पार्टों में डिवाइड करते हैं? एक है फ्लूइड और वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, इसके अंतर्गत कौन आता है? ब्लड आता है। दूसरा स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू, और स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू को हम 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक बोन है और दूसरा कार्टिलेज है। तीसरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू को भी हम 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक कौन सा है? टेंडन और दूसरा कौन सा? लिगामेंट है। नेक्स्ट चौथा कौन सा? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और 5वां कौन सा? एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू को हमने कितने टाइप में डिवाइड किया? 5। कौन कौन सा? फ्लूइड और वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा कौन सा? स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, नेक्स्ट एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और नेक्स्ट एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। इन सारे टिश्यू के बारे में अपने को पढ़ना है। तो एनिमल टिश्यू को मैंने क्या बताया? 4 टाइप में डिवाइड करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को हम 5 टाइप में डिवाइड करते हैं। स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, कॉलुमेनर एपिथेलियल टिश्यू, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू को हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को देखिए हमने 5 टाइप में डिवाइड किया। एक फ्लूइड और वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, इसके अंतर्गत ब्लड आता है। दूसरा स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू, इसके अंतर्गत बोन और कार्टिलेज आती हैं। तीसरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इसके अंतर्गत टेंडन और लिगामेंट आते हैं। नेक्स्ट एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और नेक्स्ट एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू को हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक है स्ट्रेटिटेड मस्कुलर टिश्यू,
दूसरा कौन सा है, अनस्टाइटेड मस्कुलर टिश्यू, और तीसरा कौन सा है, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू में, मस्कुलर टिश्यू को हमने 3 टाइप में डिवाइड किया, और लास्ट कौन सा है, नर्वस टिश्यू। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। एपिथेलियल टिश्यू क्या काम करता है, बॉडी के एक्सपोज सरफेस पर या इंटरनल ऑर्गन्स में बॉडी के ऊपर की एक कवरिंग बनाता है। क्या बनाता है, बॉडी के ऊपर एक कवरिंग बनाता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है, और जिससे कोई भी पैथोजनस माइक्रोब्स नॉट ईजली एंटर इन द बॉडी। पैथोजनस माइक्रोब्स आसानी से बॉडी के अंदर ना एंटर करें, इसीलिए एपिथेलियल टिश्यू को कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू भी कहते हैं। तो थोड़ा सा नोट कर लेना, देखना मैंने क्या बताया। इट इज़ द सिंपलेस्ट प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ एनिमल बॉडी which cover most organ and cavities of the body तो मैंने क्या बताया, एपिथेलियल टिश्यू बॉडी की सरफेस को, बॉडी के अंदर की कैविटी को, बॉडी के अंदर के आर्गन को चारों तरफ से कवर करता है, मतलब एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है। और जो बॉडी की सरफेस पर एपिथेलियल टिश्यू होता है वो पैथोजनस माइक्रोब्स को अंदर जाने से रोकता है। अब सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। इसकी सेल्स कैसी होती हैं स्क्वामस, सपोज करिए ये बेसिमेंट मेम्ब्रेन है, ये मान लेते हैं बेसिमेंट मेम्ब्रेन है, तो इसको हमने कह दिया ये बेसिमेंट मेम्ब्रेन है, ये बेसिमेंट मेम्ब्रेन है। और यहाँ पर इस प्रकार से ये सेल चपटी होती हैं, फ्लैटेंड होती हैं, इसीलिए इस एपिथेलियल टिश्यू को क्या कहते हैं, पेवमेंट एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, पेवमेंट एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। और सेल्स काफ़ी एक दूसरे के पास पास स्थित होती हैं। तो स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स, टिश्यू की सेल्स फ्लैटेंड होती हैं और क्लोजली पैक्ड होती हैं। दो सेल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है और बिल्कुल ये मोज़ेक की टाइल्स के समान दिखती हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, पेवमेंट एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, पेवमेंट एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। तो तुम्हें मालूम होना चाहिए ये बहुत सटी हुई होती हैं, एज लाइक टाइल्स ऑफ मोज़ेक, इसीलिए इसे पेवमेंट एपिथेलियल टिश्यू भी कहते हैं। तो नोट कर लेना, दिस एपिथेलियम हैज़ स्केल लाइक अपीयरेंस, दैट इज व्हाई it is also called tessellated or pavement epithelial tissue। tessellated or pavement epithelial tissue भी इसको कहते हैं। अब देखा जाए स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू को हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं, एक सिंपल और दूसरा स्ट्रेटिफाइड। सिंपल शब्द जब भी आ जाए इसका मतलब सेल्स की केवल एक लेयर होती है। सिंपल टर्म जब भी लग जाए इसका मतलब सेल्स की कितनी लेयर होती हैं, सिंगल लेयर होती है। और स्ट्रेटिफाइड जब भी लग जाए टर्म इसका मतलब मोर देन वन लेयर्स होती हैं। ठीक, तो स्ट्रेटिफाइड में सेल्स कई लेयर की होती हैं और सिंपल में क्या होती है, सेल्स की केवल एक सिंगल लेयर होती है। तो नोट करिए सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, इसमें नोट करिए द सेल आर वेरी थिन एंड फ्लैट एंड appears as tiles over a floor. It is a single layered and closely fitted। दूसरा पॉइंट नोट करिए, इट फॉर्म अ डिलिकेट लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स
delicate lining of blood vessels, lung alveoli, where substance transport occurs through selectively permeable membrane. तो इसमें सिंगल लेयर सेल्स की होती है। अब दूसरी हेडिंग दीजिए स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। इसमें क्या होती है, सेल्स के एक से ज़्यादा लेयर होती हैं और ये टिश्यू वहीं पर मिलता है जहाँ पर फ्रिक्शन लगता है, घर्षण लगता है। तो नोट कर लेना। सेल्स आर अरेंज इन मेनी लेयर्स एंड आर नॉट सिमिलर. It is found in the outer side of skin. It is found in the outer side of skin as it is highly resistant to mechanical injury and is waterproof. Mechanical injury and is waterproof मतलब बॉडी को मैकेनिकल इंजरी से भी बचाती हैं और वाटर प्रूफ भी होती हैं, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स बॉडी के अंदर इंटर नहीं करते। दूसरी बात देखा जाए क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू की हम बात करें तो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, तो यहाँ पर तीसरा देखिए कौन सा, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। इसकी सेल्स कैसी होती है, ये तो अपनी बेसिमेंट मेम्ब्रेन ही है। ये बेसिमेंट मेम्ब्रेन मैंने बना दिया, ये बेसिमेंट मेम्ब्रेन और इसके ऊपर जो सेल्स पाई जाती हैं क्यूबॉइडल होती हैं, मतलब क्यूब के आकार की होती हैं। और क्यूब की खास बात ये होती है इनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ बराबर होता है। और न्यूक्लियस कहाँ पर पाया जाता है, सेल के सेंटर में पाया जाता है। इस प्रकार से न्यूक्लियस सेल के सेंटर में पाया जाता है। तो इसकी सेल्स कैसी होती है, क्यूब के आकार की होती हैं। न्यूक्लियस सेल के सेंटर में पाया जाता है और क्यूब की बात जब भी की जाती है इसका मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई सब कुछ बराबर होता है। एंड न्यूक्लियस फाउंड इन द सेंटर ऑफ सेल। तो नोट कर लेना थोड़ा सा, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू में नोट कर लेना। इट इज़ मेड अप ऑफ क्यूब शेप्ड सेल। इट इज़ मेड अप ऑफ क्यूब शेप्ड सेल which have round nucleus. It forms, दूसरा पॉइंट, it forms lining of kidney tubules and duct of salivary gland, where it provide mechanical support. It also form germinal epithelium. Gland. It also help in absorption, excretion and secretion. It also help in absorption, excretion and secretion. इन सब में हेल्प करता है ये टिश्यू। नेक्स्ट देखा जाए कौन सा होता है, क्यूबॉइड कॉलुमेनर एपिथेलियल टिश्यू। कॉलुमेनर एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं तो कॉलुमेनर एपिथेलियल टिश्यू में ये तो वही बेसिमेंट मेम्ब्रेन मैंने बना दिया। कॉलुमेनर एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो ये मैंने क्या बना दिया, बेसिमेंट मेम्ब्रेन। ये क्या है,
बेसिमेंट, मेम्ब्रेन बना दिया। और इनकी सेल्स कैसी होती है? रेक्टेंगुलर होती हैं। सेल्स कैसी होती है? लंबी ज़्यादा होती हैं, मतलब पिलर लाइक होती हैं, और चौड़ी कम होती हैं। इस प्रकार से ये सेल्स होती हैं, रेक्टेंगुलर होती हैं, मतलब पिलर लाइक होती हैं, सेल्स लंबी ज़्यादा होती हैं और चौड़ी कम होती हैं। ये बात तुम्हें याद रखना है। इस प्रकार से। और न्यूक्लियस कहाँ पर पाया जाता है? ऑन द बेस ऑफ सेल। न्यूक्लियस सेल के बेस में पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये कॉलुमेनर एपिथेलियल टिश्यू की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। और ये क्या है? सेल है। तो ये रेक्टेंगुलर होती हैं, सेल लंबी अधिक होती हैं, चौड़ी कम होती हैं। न्यूक्लियस सेल के बेस में पाया जाता है। और क्यूबॉइडल में मैंने क्या बताया था? न्यूक्लियस सेल के सेंटर में पाया जाता है। यहाँ पर सेंटर में नहीं पाया जाता है, बेस में पाया जाता है। तो नोट कर लेना थोड़ा सा। इट इज़ मेड अप ऑफ टाल, it is made up of tall pillar-like cells with elongated nuclei. It is usually found in the inner lining of intestine. Main function absorption and secretion. इनका मेन फंक्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन का होता है। तो ये तुमको मैंने बताया है। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू मैंने बताया। स्क्वैमस एपिथेलियल को हमने दो टाइप में डिवाइड किया, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड, ये मैंने बताया। दूसरा क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू बताया। नेक्स्ट मैंने कॉलुमेनर बताया। अब आगे की चर्चा नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। और ये सारी चीज़ें आपको तैयार करना है हर हालत में, और ख़ुद तुम्हें पढ़ना है, अपने दोस्तों को भी बताना है। अगर चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे जो भी हम लेक्चर बना के डालते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे, कोई लेक्चर छूटने ना पाए, इसलिए ये कार्य ज़रूरी है। बेस्ट ऑफ लक।